Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is chemical reaction and catalyst. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि इससे पहले का जो पार्ट था हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली हमने जो 5th चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देख लिया था कि जब कोई एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो वो एक सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं प्लस वाटर फॉर्म करते हैं. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. एसिड की जगह हम HCl ले लें और बेस की जगह NaOH ले लें तो जो हमारा HCl है वो किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में. और जो NaOH है वो किस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में. जब ये कंबाइन होंगे H इसका H प्लस इसके OH माइनस से कंबाइन होगा, क्योंकि प्लस से तो कंबाइन हो नहीं सकता. प्लस प्लस तो बॉन्ड बनाते ही नहीं है, प्लस और माइनस ही बनाते हैं. और ये वाला Cl इसके इस Na से जाके कंबाइन होगा तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? NaCl प्लस HOH. यही था ना HOH, तो इसने क्या बना दिया इससे? H2O. ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होगी. जो NaCl है यहाँ पे ये किसका काम करेगा? सोल्ट करेगा, सोल्ट का काम करेगा. अब देखो, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है. जो कम्प्लीटली आयोनाइज होने पर ज़्यादा H प्लस आयन दे और ज़्यादा OH माइनस आयन दे, वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. ठीक है, जब मैं इनको रिएक्ट कराऊंगी तो मेरे पास सॉल्ट तो मिलेगा प्लस वाटर भी मिलेगा, लेकिन ये जो सॉल्ट होगा इसकी pH कैसी आएगी? इज इक्वल्स टू 7. हमने pH स्केल पढ़ा था जिसमें हमने यहाँ शो किया था 7, और ये pH स्केल स्टार्ट हो रहा था 0 से लेकर 14 तक था, और जो 7 पॉइंट था उसका वो क्या था? न्यूट्रल था. और pH, ये pH की वैल्यूज़ है, और pH इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड. और pH इज इक्वल्स टू 14 का मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब 7 से इधर जाने पर हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो रही थी, इधर से इधर जाने पर एसिडिटी इंक्रीज हो रही थी, और 7 से इधर की तरफ जाने पर एसिडिटी डिक्रीज हो रही थी. ठीक है, ये हमने देखा था pH स्केल में. जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूँ, दोनों का नेचर सेम ले रही हूँ, दोनों का नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है. दोनों का नेचर सेम ले रही हूँ तो जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, जो भी सोल्ट आएगा, उसकी pH कैसी आएगी? 7 आएगी. और 7 हमें पता है किसकी pH होती है? न्यूट्रल की. तो हमारे पास ये जो सोल्ट है ये कैसा है? न्यूट्रल है. तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और ले रही हूँ वीक बेस, तो मेरे को सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा. अब बताओ मेरे को इस सॉल्ट की जो pH आएगी वो कितनी आएगी? जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और बेस वीक ले लिया, किसी भी मैंने बीकर लिया, उसके अंदर मैंने एसिड तो सबसे ज़्यादा डाल दिया और बेस थोड़ा सा डाल दिया, तो मेरी pH आएगी वो कैसी आएगी? जो मेरा सोल्ट आएगा वो एसिडिक आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ एसिड ज़्यादा लिया है, रिएक्टेंट में मैंने एसिड ज़्यादा लिया है, तो प्रोडक्ट में भी मुझे एसिड ज़्यादा मिलेगा. जब एसिड ज़्यादा मिलेगा तो मेरी pH 7 से क्या आएगी? कम आएगी. ठीक है, तो मेरी pH क्या हो जाएगी? लेस देन 7. इसका मतलब इस सॉल्ट का जो नेचर है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा. बात समझ में आई?
अब अगर मैं इसकी जगह स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह वीक एसिड ले लूँ, वीक एसिड उधर करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह मैं वीक एसिड ले लूँ और वीक बेस की जगह स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ, तो हमें जो रिएक्शन मिलेगी सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट है इसकी नेचर कैसी होगी? अब देखो मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया और बहुत ज़्यादा बेस डाल दिया। ये इतना सारा बेस है, ये रेड कलर वाला एसिड है। तो जो मेरे को प्रोडक्ट में मिलेगा, जो सॉल्ट मिलेगा, उसकी नेचर कैसी आएगी? उसकी नेचर बेसिक आएगी। और बेसिक हमें पता है बेसिसिटी कहाँ इंक्रीज होती है? जब pH 7 से ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इस सॉल्ट का नेचर कैसा आएगा? बेसिक आएगा, जिसकी pH क्या आएगी? 7 से ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए हमने क्या देखा कि कोई भी एसिड और बेस है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्ट और वाटर। और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर सॉल्ट तो बना रहे हैं, लेकिन उनकी जो pH है वो कैसी है? लेस देन 7। और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बना रहे हैं तो उनकी जो pH है, जो हमें सॉल्ट मिला, उसकी pH ग्रेटर देन 7 है। हमने ये चीज़ देखी। और इसकी जो pH है वो क्या है? इक्वल्स टू 7 है। हमने क्या देखा? जब हम एक मोल ऑफ H प्लस आयन और 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन ले रहे हैं तो हमें सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। मतलब कि सेम अमाउंट में लेने पर हमें सॉल्ट मिल रहा है, जो कि क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी कि 1 मोल ऑफ H प्लस ने मिलकर एक मोल ऑफ H प्लस और 1 मोल ऑफ OH माइनस दोनों ने मिलकर एक रिएक्शन कर दी, जो कि क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेम अमाउंट में लिया है, इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों के मोल्स कितने हैं? 1 मोल लिए। ठीक है, 1 मोल लेने के बाद जब हमने इनकी रिएक्शन कराई तो हमें सॉल्ट मिल गया, क्योंकि इनका नेचर सेम है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से जो H प्लस आयन निकलेगा, उसमें भी से OH माइनस आयन निकलेगा। इसमें से हमें H प्लस आयन मिला और इसमें से हमें OH माइनस आयन मिला। अब क्योंकि दोनों ये स्ट्रॉन्ग है तो इनमें से जो H प्लस आयन और इसमें से जो OH माइनस आयन निकला है वो सेम अमाउंट में निकलेगा। मतलब मान लो अगर यहाँ 3 मोल ऑफ H प्लस निकले हैं तो इसमें से भी 3 मोल ऑफ OH माइनस आयन निकलेंगे। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड और give more number of H plus और OH minus ions। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? which do not completely ionized और give less number of H प्लस एंड OH माइनस आयन। अरे जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड ही नहीं हो पाएंगे तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन कैसे दे पाएंगे? जैसे मान लो ये हमारा CH3COOH है, ये क्या है? एक वीक एसिड है। जब ये कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, तो ये क्या करेगा? लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा। अगर ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयन देता। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इस पे आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के, स्ट्रॉन्ग एसिड और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जितने नंबर ऑफ H प्लस ये देगा उतने नंबर में ही ये OH माइनस देगा। और ये H प्लस और ये OH माइनस सेम अमाउंट में है, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे और एक सोल्ट का फॉर्मेशन कर जाएंगे, जिसकी pH क्या आएगी? 7 आएगी। 7 आने की वजह से ये क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इसमें से H प्लस आयन निकलेगा या इसमें से OH माइनस आयन निकलेगा, ये दोनों कंबाइन होंगे। कंबाइन होने के बाद ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि दोनों सेम अमाउंट में ले रहे हैं, सेम अमाउंट में लेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ +5 लिया एक
एक मैंने -5 लिया, तो दोनों तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस से कट जाएगा तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, हमें क्या मिला 0 मिला। तो मतलब ये क्या होगी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। वैसे इसको +5 मान लो, इसको -5 मानो, प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या दे देंगे, एक न्यूट्रल सोल्ट दे देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देंगे, जिसकी pH क्या होती है 7 होती है। ये बात समझ में आई। अब आगे का एग्जाम्पल देखो। अब ये बोल रहा है कि हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे क्या है HCl, वीक बेस क्या है NH4OH। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये ज़्यादा H+ आयन देगा, मोर H+ आयन देगा, और अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये मोर H+ आयन देगा और कंप्लीटली क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा, ठीक है। ये वीक बेस है तो ये क्या करेगा, लेस नंबर ऑफ OH- आयन देगा और लेस आयोनाइज्ड होगा, ठीक है। अब किसी भी रिएक्टेंट में सबसे जो ज़्यादा H+ आयन देता है तो प्रोडक्ट में भी उतने ज़्यादा H+ आयन बनेंगे। जब प्रोडक्ट साइड में उतने ज़्यादा H+ आयन बनेंगे तो उसकी pH क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी 7 से, जो किसका इंडिकेशन है, किसका, एसिड का, ठीक है। H+ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो एसिड है। OH- आयन की कंसंट्रेशन का ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो बेस है। H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, वो बेस होगा और मतलब लेस एसिड होगा, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयन मिल रहे हैं तो यहाँ प्रोडक्ट में भी ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आएंगे। जब ज़्यादा नंबर ऑफ H+ आयन आएंगे, कंसंट्रेशन H+ की ज़्यादा आएगी तो वो कैसा नेचर होगा उसका, एसिडिक होगा। एसिडिक होने की वजह से इसका जो pH है वो लेसर देन 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वीक बेस था, ये लेस OH- आयन दे रहा है, ठीक है, और लेस आयोनाइज्ड हो रहा है। जब ये लेस आयोनाइज्ड हो रहा है तो इसका जो बेसिक पार्ट है वो थोड़ा बहुत बेसिक पार्ट इसी में ही पड़ा रहेगा। यहाँ तो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, पूरा का पूरा बेस पूरा का पूरा एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, लेकिन क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, ये आयोनाइज्ड ही नहीं हो रहा। जब आयोनाइज्ड ही नहीं होगा तो ये एसिड के साथ जाके पूरा मिक्स नहीं होगा, कुछ अमाउंट ऑफ बेस इसका अनडिसोसिएट फॉर्म में पड़ा रहेगा। जब अनडिसोसिएट फॉर्म में रहेगा तो हमारा जो नेचर है इसका, हमारा जो सोल्ट है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रलाइज होने के लिए तो उसको सेम अमाउंट में एसिड और बेस चाहिए। अब क्योंकि आधा एसिड यहाँ पर है, आधा एसिड इधर आ गया, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होना, ठीक है। सोल्ट बन रहा है जिसकी pH 7 लेसर देन 7 है, बट हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे, ठीक है। अब यही केस यहाँ ले लो। अब ये हमने यहाँ वीक एसिड ले लिया और ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये ज़्यादा नंबर में OH- आयन देगा। जब ये ज़्यादा नंबर में OH- आयन देगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, OH- ज़्यादा नंबर में देगा तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेसिक होने की वजह से इसका pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। अब क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या था, वीक एसिड था, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ तो ये रिएक्टेंट में अनडिसोसिएट फॉर्म में पड़ा रहा। जब अनडिसोसिएट फॉर्म में रहा तो हमें इधर पूरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए इसको भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते। तो ये कंसेप्ट था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, समझ में आ गई बात। अब हम आगे देखते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी 5th चैप्टर में समझाया था कि कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन है, मान लो A से B है, A + B गिव्स C+D। ये हमारी कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसको कंप्लीट होने में हमें लग रहा है 30 मिनट, ठीक है। जिसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मेरे को 30 मिनट वेट करना पड़ेगा,
क्या मैं इसको ऐसा नहीं कर सकती कि रिएक्शन जल्दी हो जाए? तो मैं ऐसा करती हूँ, कुछ इसके अंदर रिएक्टेंट डाल देती हूँ या कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल देती हूँ जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, वेलोसिटी को बढ़ा दे, रेट को बढ़ा दे। किसको बढ़ा दे? रेट, वेलोसिटी, स्पीड। ये तीनों एक ही वर्ड है। रेट का मतलब वेलोसिटी है, रेट का मतलब स्पीड है, वेलोसिटी का मतलब रेट है, वेलोसिटी का मतलब स्पीड है, स्पीड का मतलब वेलोसिटी और स्पीड का मतलब भी रेट है। तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो मैं ऐसा सब्सटेंस डालना चाहती हूँ जो मेरी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। मतलब जब रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी तो जो मेरा रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट होगा, मतलब जल्दी कन्वर्ट होगा। जहाँ मेरे को 30 मिनट्स लग रहे थे वहाँ मेरे को कितने मिनट लगेंगे? मुश्किल से 1 मिनट लगेंगे। तो मैंने एक सब्सटेंस डाल दिया X, तो मैंने देखा कि जो मेरी रिएक्शन 30 मिनट में हो रही थी अब वो मेरी रिएक्शन कितने मिनट में हो रही है? 1 मिनट में हो रही है। अब देखो, अगर आपको कोई काम करने में 30 मिनट लग रहा है और कोई और आ जाए वो आपकी हेल्प कर दे, तो उसी काम को करने में आपको कितना मिनट लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। तो आप क्या पसंद करोगे? उसकी हेल्प लेना पसंद करोगे, क्योंकि आपको कम टाइम लग रहा है ना, टाइम कंज्यूम कम हो रहा है, इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा था। तो ये जो X है, ये X किसका काम करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, मतलब उसकी रेट को बढ़ाता है। जब वो रेट को बढ़ा देगा तो हमारी जो रिएक्शन है वो जल्दी कंप्लीट होगी। तो ये जो X है इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैटलिस्ट। क्या बोल रहे हैं इसको? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का काम क्या हो गया? कैटलिस्ट का काम हो गया जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए, रिएक्शन की रेट को बढ़ाए, रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाए। ये किसका काम है? कैटलिस्ट का, ठीक है। अब हम देखते हैं कैटलिस्ट। इसकी डेफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच चेंज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये कोई केमिकल रिएक्शन थी, उसने क्या कर दी? इसकी स्पीड चेंज कर दी। कोई रिएक्शन पहले 30 मिनट में हो रही थी, अब वो कितने मिनट में हो रही है? 1 मिनट में हो रही है। तो बेसिकली उस रिएक्शन की क्या चेंज हो गई? स्पीड चेंज हो गई। बट देमसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड। पर वो ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये खुद जो है खुद किसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, खुद किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। मेन बात इसकी ये है, खुद किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जो सिर्फ रिएक्टेंट है उन्हीं को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, खुद अनचेंज्ड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटालिस्ट बोलेंगे। आर कोल्ड कैटालिस्ट एंड दिस फिनोमिना इज कोल्ड कैटालाइसिस। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? कैटालाइसिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस लिया उसको जाके ऐड कर दो, उस सब्सटेंस को चेक करना पड़ेगा क्या ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, क्या ये खुद अनचेंज रह रहा है। अगर ये खुद अनचेंज है और रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ा रहा है तो ये किसका काम करेगा? कैटालिस्ट का करेगा। अगर ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है और खुद भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वैसे वैसे ये खुद भी चेंज हो रहा है, तो वो कैटालिस्ट नहीं है। कैटालिस्ट कौन है? जो खुद भी क्या रहे? अनचेंज रहे और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, वो क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है KClO3 गिव्स KCl + O2। अब यहाँ ये जो MnO2 लिखा हुआ है ये किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में वेजिटेबल घी दे रहा है। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी मिल रहा है हमें किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। अब ये निकल क्या काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट को हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं और जो भी ऊपर लिखा रहता है एरो के वो क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो यह निकल हमारा किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है। अब ये जो कैटलिस्ट है इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, किस डिफरेंट बेसिस पर डिवाइड किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन ये 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव एंड ऑटो कैटलिस्ट। अब धीरे धीरे करके हम इनके टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। होमोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होता है? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और जो कैटलिस्ट है तीनों एक ही स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? होमोजीनियस कैटलिस्ट। और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में क्या होते हैं? जिसमें
किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या कैटेलिस्ट में कोई भी एक किसी डिफरेंट स्टेट में आ जाए तो उसको हम हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। अभी देखेंगे हम इसको, मैं सिर्फ एक बार डेफिनेशंस बता रही हूँ। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की रेट को कम कर दे, वो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं? उसमें हम बेसिकली कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं करते, लेकिन जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, जब वो कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट बन जाएगा, थोड़ा सा भी प्रोडक्ट अगर बन गया तो वो किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ऐसी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वही हमारा किसका काम करता है? कैटलिस्ट का। इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। अब हम देखते हैं इसको। तो देखिए, होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या थे? जो कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे कि CH3 COO CH3, ठीक है, ये किस में है? एक्वस सॉल्यूशन में है। वाटर है, ये कौन से स्टेट में है? ये भी एक्वस स्टेट में है। जो हमने कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे? HCl, वो भी किस स्टेट में है? एक्वस में है। और ये एसिटिक एसिड है, ये भी किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में है। और ये मिथेनॉल है, ये भी किस स्टेट में है? एक्वस स्टेट में है। यानी कि देखो, सभी की जो स्टेट है वो एक्वस है। एक्वस 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 एक्वस, यानी कि किसका एग्जाम्पल हो गया? होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल हो गया। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटालाइसिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, सभी गैसेस है, गैस गैस और गैस, और ये भी गैस। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस कैटलिस्ट का। अब देखो, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? जिनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी, वो कैसे होंगे? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन लिया है, हाइड्रोजन लिया है, दोनों की स्टेट कैसी है? गैसियस है। लेकिन जो हमने कैटलिस्ट लिया है, Fe जो है, वो किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। तो ये किस स्टेट में है? सिर्फ सॉलिड स्टेट में है। तो इसकी स्टेट डिफरेंट होगी, एज अ रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के भी डिफरेंट है। तो ये कैसा रिएक्शन होगी? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और इस कैटलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट एंड ऑटो कैटलिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन कैटलिस्ट 4 टाइप के थे। मैंने आपको 3 टाइप बोला था, बट ये 4 टाइप के होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव कैटलिस्ट देखते हैं। ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल क्या है? SO2 प्लस O2 NOSO3। जब ये NO है, ये यहाँ पे क्या है? कैटलिस्ट है, और ये क्या करेगा? इस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। तो ये किसका काम करेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट का। बस आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एक एक एग्जांपल आपको याद करने हैं, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देता है, यानी कि कम कर देता है। रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करने का मतलब स्पीड को स्लो कर देता है, रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है। तो जैसे कि ये क्लोरोफॉर्म है हमारा CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। जब आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके, एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्जिन गैस देता है। ये क्या है? हमारी गैस है। गैस को इस एरो से शो करते हैं, और ये जो फॉस्जिन गैस होती है बहुत पॉइजनस होती है, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए, और ये जो रिएक्शन होती है ना बहुत फास्ट होती है, इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए, मतलब जैसे ही आपने क्लोरोफॉर्म खुला छोड़ा वैसे ही हैंड टू हैंड वो क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा, और कौन सी गैस लिबरेट कर देगा? फॉस्जिन गैस। तो इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? कैटलिस्ट मिलाते हैं। ऐसा कैटलिस्ट मिलाते हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो वो कैटलिस्ट कौन सा है? इथेनॉल। कौन सा है? इथेनॉल, ठीक है। ये किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। फिर है ऑटो कैटलिस्ट। क्या होते हैं? ऑटो कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो मतलब इसमें कोई भी कैटलिस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो प्रोडक्ट है हमारा वही क्या होता है? हमारा कैटलिस्ट होता है। जैसे कि देखो, ये क्या है? इथाइल एसीटेट। ये इथाइल लगा हुआ है, और CH3CO को एसीटेट बोलते हैं, एसीटेट ग्रुप बोलते हैं,
इथाइल एसीटेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड देगा और इथेनॉल देगा। अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट बनेगा ही। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इतने अमाउंट में तो प्रोडक्ट बनेगा ही। जब इतना सा भी प्रोडक्ट बन गया तो ये क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। किसने बढ़ाया, इस प्रोडक्ट ने बढ़ाया। तो ये प्रोडक्ट किसका काम कर रहा है यहाँ पर, कैटलिस्ट का। जब प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट का काम करे और रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, तो बायो कैटलिस्ट क्या थे, जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। कौन सी रिएक्शन होती है वो, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं और ऐसे कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर स्पेसिफिक फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है जिसमें नाइट्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो। जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उसको हम नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। विच आर स्पेसिफिक फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए हर एक एंजाइम होगा, उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम होगा। जैसे एग्जांपल देखो, NH2CO NH2 ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला है ये। ठीक है, जब यूरिया लिया उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसके लिए जो एंजाइम लिया है हमने, अब क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, यूरिया है एक बायो मतलब क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायो से रिलेटेड है, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए हम एंजाइम लेंगे और एंजाइम क्या लिया है, यूरिया के लिए यूरिएज। ठीक है, ये एंजाइम लेते हैं, तो ये यूरिया के लिए स्पेशल ये वाला एंजाइम। अब आप कोई और रिएक्शन करा रहे हो, उस रिएक्शन में आप ये वाला एंजाइम डाल दो तो काम नहीं करेगा। इसी का मतलब है हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो यूरिएज है इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहाँ बोला नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, माल्टोज था, ये माल्टोज है। ठीक है, माल्टोज है जो कि क्या दे रहा है हमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दे रहा है। और किसकी प्रेजेंस में दे रहा है, क्योंकि ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इसलिए एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। अब एंजाइम कौन सा लेंगे, माल्टोज है तो माल्टोज से माल्टेज, एज लग गया आगे बस, तो इसके लिए ये स्पेसिफिक एंजाइम है। ये हमारा था बायोकैटलिस्ट। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे कैटलिस्ट है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम अगर रिएक्शन में ऐड कर दें तो वो क्या करेंगे, उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। अब वो कौन से सब्सटेंस है, हम उन सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है सम सब्सटेंसेस अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं। पहला है कैटलिस्ट प्रमोटर। पहला है कैटलिस्ट प्रमोटर, जो क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। बट खुद कैटलिस्ट नहीं होता, लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि N2+H2 लिया, यहाँ ये जो MO है ये तो किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट ये किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट प्रमोटर का। प्रमोट यानी बढ़ाना। ठीक है, तो ये जो Fe है इस MO के, इस कैटलिस्ट के एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए यहाँ ये जो Fe किसका काम करेगा, कैटलिस्ट प्रमोटर का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है कैटलिस्ट इनहिबिटर्स। इनहिबिट का मतलब, इनहिबिशन का मतलब रुकना। तो यानी ऐसे कैटलिस्ट जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, ऐसे सब्सटेंस, कैटलिस्ट नहीं, ऐसे सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, कम कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट इनहिबिटर।
विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे यहाँ ये रिएक्शन हो रही है, ये अब Fe किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन में CO ऐड कर दूं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दूं, तो ये जो रिएक्शन है ये स्लो हो जाएगी। मतलब ये जो CO है ये क्या करेगा, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी पर अफेक्ट करेगा, इसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, तो उससे पूरी रिएक्शन पर भी अफेक्ट आएगा, ठीक है। अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टी ऑफ कैटलिस्ट कि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है। अभी तक जो आपने पढ़ा क्या देखा, कैटलिस्ट क्या क्या कर सकता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता है, और क्या कर सकता है, अगर हम इतना सा भी अमाउंट ले ले कैटलिस्ट का, वो हमारे लिए सफिशिएंट है, किसके लिए, रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है। स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक कैटलिस्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो स्पेसिफिक कैटलिस्ट कौन से थे, एंजाइम्स थे। मतलब हर किसी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए अपना एक खुद का एंजाइम होता है, खुद का कैटलिस्ट होता है। डू नॉट इनिशिएट रिएक्शन बट इंक्रीज द वेलोसिटी। ये जो कैटलिस्ट है ये किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर रहे, स्टार्ट तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो क्या करे, सिर्फ स्पीड बढ़ा रहे हैं। स्टार्ट तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसकी स्पीड कौन बढ़ाएगा, कैटलिस्ट बढ़ाएगा, ठीक है। तो डू नॉट इनिशिएट रिएक्शन बट इंक्रीज द वेलोसिटी। फिर है रिवर्सिबल कैटलिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट नहीं बढ़ाता, बैकवर्ड रिएक्शन की भी रेट बढ़ाता है, ठीक है। मोर एक्टिव एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। मतलब कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करता है। मान लो अगर कोई कैटलिस्ट है, उसको टेम्परेचर चाहिए 350 केल्विन और हमने दे दिया 200 केल्विन, तो वो कैटलिस्ट काम नहीं करेगा। उसको एक्टिव होने के लिए, उस कैटलिस्ट को एक्टिव करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 350 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। यही मतलब है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे उसकी एक्टिविटी भी चेंज होगी। तो ये हमारा इस चैप्टर के बारे में था। अब ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा, कैटलिस्ट सीखा, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, स्लो रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट रिएक्शन कैसी होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन सीखे हमने। ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।